धरती पर जीवन सबसे पहले आखिर कैसे पैदा हुआ होगा, क्योंकि जीवित प्राणी को पैदा करने के लिए भी किसी दूसरे जीवित प्राणी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जिंदा प्राणी दुनिया में आखिर कहां से आया होगा? क्या साइंस ये बता सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस विषय में अब तक पूरी तरह से परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया भर में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के समूह दिन रात इस रहस्य की परतों को खोलने में लगे हैं और हम इन्हीं लोगों के द्वारा की जाने वाली खोजों और एक्सप्लेनेशंस को जानने वाले हैं, जिनसे हमें ये समझ आ सके कि आखिर धरती पर जीवन आया कहां से। डार्विन की थियरी के हिसाब से जिंदगी का ये रूप अरबों साल पहले एक बेहद सिंपल सी फॉर्म में जन्मे किसी जीव से शुरू होकर धीरे धीरे समय के साथ जटिल होता गया। यानी शुरू में जन्मे जीवों का आकार, उनके अंग और उनके अंदर चल रही केमिकल प्रोसेस समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज के जीवों को लेकर हैं। शुरू में उनकी खूबियां और उनके अंदर चल रही गतिविधियां काफी सिंपल थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जन्म लेने वाले नए जीवों में अपने पूर्वजों की तुलना में काफी बदलाव आने लगा। उनमें नए अंग और नई खूबियां विकसित होने लगी। आइए इसे और आसानी से समझने के लिए हम साइंस की एक ऑब्जर्वेशन पर नजर डालते हैं। कोई भी जीवित प्राणी जब भी अपनी संतानों को जन्म देते हैं तो पैदा हुई संतानें कुछ नई खूबियों के साथ जन्म लेती हैं। पैदा हुए जिन बच्चों में नई खूबियां माहौल के हिसाब से ठीक नहीं बैठती, ऐसे बच्चों की जीने की संभावना कम हो जाती है। यानी बड़े होते होते ये बच्चे माहौल की कठोरता से हार मान जाते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करने की उम्र तक मर जाते हैं। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टिड्ढों का रंग हरा ही क्यों होता है? इसके पीछे एक बड़ी वजह होनी चाहिए। चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि शुरू में कभी टिड्ढों की प्रजातियां एक से ज्यादा रंग की रही होंगी, लेकिन पेड़ पौधों के बीच रहने वाले इन टिड्ढों में ऐसे टिड्ढों को शिकारियों से बचने में मदद मिली जिनका रंग हरा था। हरे रंग के होने के कारण ये पेड़ पौधों के बीच शिकारियों को जल्दी से नजर नहीं आते थे और दूसरे टिड्ढों के मुकाबले ये ज्यादा सुरक्षित रहते। समय के साथ दूसरे रंग के टिड्ढों का शिकार तेजी से हुआ और बचे रह गए हरे रंग के टिड्ढे। आगे चलकर हरे रंग के टिड्ढों ने अपनी संतानों को जन्म दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को और सुरक्षित बनाने के लिए अपने अंदर बदलाव करते चले गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे बच्चे जो अपनी कमियों की वजह से माहौल से तालमेल बिठाने में सफल नहीं रहे, उनकी संख्या कम होती गई और वो सामान्य पैदा हुए बच्चों के मुकाबले अपनी तादाद बढ़ाने में पिछड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि माहौल से तालमेल बिठाने वाली खूबियों को लेकर पैदा होने वाली प्रजाति ज्यादा संख्या में पनपती चली गईं। इन जीवों की खूबियां आगे चलकर इतनी बदल गईं कि इन्होंने एक नई प्रजाति के रूप में खुद को विकसित कर लिया और इन्हें इनके पूर्वजों से पहचानना मुश्किल होता गया। धीरे धीरे आए इस बदलाव को ही जीवों का क्रमिक विकास या एवोल्यूशन कहा गया और धरती पर अरबों सालों के विकास में जीवन अनगिनत रूपों में विकसित हुआ। धरती पर पाए गए जीवाश्मों के रिकॉर्ड इसकी प्रामाणिकता को और भी पक्का कर देते हैं। फॉसिल्स की स्टडी की मदद से जैसे जैसे हम वक्त में पीछे जाते हैं, जीवों की कुदरत समझने में आसान होती जाती है और इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये नतीजा निकाला कि आज से करीबन 3.5 अरब साल पहले लाइफ बहुत ही सिंपल से सेल के रूप में जन्मी होगी। लेकिन अब भी ये सवाल सामने आता है कि सबसे शुरू में पैदा हुआ वो सिंपल सा सेल भी कहां से आया होगा, क्योंकि आज हमारे सामने मौजूद सिंपल से बैक्टीरिया की कुदरत भी इतनी मुश्किल है कि उसका एक स्टेप में पनप जाना नामुमकिन है। यानी लाइफ के इतने सिंपल रूप को भी विकसित होने में कई पीढ़ियों का समय लगेगा। तो सबसे पहले पैदा होने वाले वो छोटे और सिंपल से सेल दुनिया में कहां से आ गए? इस बात का एक लॉजिक यह है कि सबसे पहले पैदा होने वाले ऐसे जीव जो खुद के जैसे जीवों को जन्म दे सकते होंगे, उनका जन्म एवोल्यूशन से नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका कारण आप जानते हैं, जीवों में एवोल्यूशन होने के लिए उनका प्रजनन करना जरूरी है। अगर वो अपनी नस्ल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उनमें एवोल्यूशन होगा ही नहीं। इसलिए धरती पर पैदा होने वाला सबसे पहला जीवन आखिर किस रूप में जन्मा था, इस बात को समझने के दूसरे तरीके हमें देखने होंगे। एक आइडिया जिसके बेस पर वैज्ञानिक लाइफ को लेकर नई खोजें कर रहे हैं और जीवन के रहस्य को सुलझाने में कुछ हद तक कामयाब हो पाए हैं। ये आइडिया कहता है कि लाइफ यानी जीवन का जन्म केमिस्ट्री से हुआ। दुनिया में हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, यहाँ तक कि हवा और रोशनी भी। जिस रोशनी को हम देख रहे हैं वो इतने छोटे कणों के आपस में मिलने से बनी है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यही छोटे कण आपस में मिलकर अपने से बड़े कणों यानी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और यही मॉलिक्यूल्स फिर आपस में मिलकर किसी बड़े स्ट्रक्चर या जीव को आकार देते हैं। पूरी दुनिया बल्कि पूरा यूनिवर्स इसी तरह के छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से बना है और इनके इसी बिहेव को स्टडी करना ही केमिस्ट्री का अध्ययन है।
लेकिन यहाँ हम केमिस्ट्री के उस हिस्से की बात करेंगे जो ये कहता है कि इन्हीं छोटे कणों के आपस में मिलने से अचानक लाइफ का जन्म होता है। जिंदगी को जन्म देने वाली केमिस्ट्री कुछ जरूरी बातें हमें बताती है, जिनमें सबसे अहम बात है कि जिन अलग अलग छोटे कणों या हिस्सों से मिलकर जीवन बना है, उनका एक साथ एक टीम की तरह काम करना जरूरी है, जिसे हम मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि सेल के अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर सेल की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि एक आम से दिखने वाले पौधे के सेल में भी ऐसी ढेर सारी प्रोसेस चल रही होती हैं, जिनमें अलग अलग हिस्सों को एक साथ सेल की ग्रोथ के लिए काम करना, अलग अलग प्रोसेस से खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उन्हें एनर्जी में बदलना, ये कुछ ऐसे काम हैं जो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हैं। और जीवन की केमिस्ट्री में सबसे अहम चीज यही है, बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ नहीं हो सकती। सेल की ग्रोथ और उसके लिए जरूरी एनर्जी पैदा करने का सारा सिस्टम मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और बिना मेटाबॉलिज्म के जीवन का लगातार बने रहना नामुमकिन है। यानी जीवन की कठिन पहेली की कुछ कड़ियां हमारे हाथ लगी हैं, लेकिन विज्ञान ने जीवन का आखिरी राज जान लिया है, ये कह देना भी गलत होगा। इस पर अभी काम चल रहा है। जीवन सबसे पहले आखिर किस रूप में धरती पर आया होगा? क्या उसकी कुदरत आज के जीवन जैसी थी? ये कुछ सवाल आज भी विज्ञान के लिए बेहद मुश्किल पहेलियां हैं। कैसे कुछ खास तरह के बेजान तत्व आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करने लगते हैं और अपने साझे काम की पेचीदगी को इस हद तक ले जाते हैं कि जेनेटिक कोड जैसे बेहद मुश्किल सिस्टम का जन्म होता है। कुछ इसी तरह अरबों साल पहले भी हुआ होगा, जब पानी की उस सुरक्षित पनाह में बेजान मॉलिक्यूल्स के आपस में मिल जाने से अचानक एक जीवित प्राणी ने जन्म लिया होगा। और यही प्राणी धरती पर जीवन के उस पेड़ का बीज साबित हुआ, जिसकी करोड़ों अलग अलग शाखों पर जिंदगी अरबों सालों में खरबों पत्तों के रूप में जन्मी। हमने अब तक जाना कि कैसे पानी के अंदर सबसे पहले जीवन पनपा होगा। सबसे पहले जन्मे सूक्ष्म जीव जो आगे चलकर धरती पर बसने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज साबित हुए, और इन्हीं जीवों में किसी गहरे समुद्र या किसी झील में हमारे जटिल डीएनए बनने की पहली कवायद शुरू हुई होगी। हमने समझा कि सबसे पहले धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जीवन कई अलग अलग रूपों में धरती पर जन्मा होगा, लेकिन एक खास तरह के जीवों ने धरती की कुदरत पलट देने का कारनामा कर दिखाया और धरती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तटों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों के एक जगह जमा होने से बनी ये पत्थर जैसी संरचना अपने आप में सबसे पुरानी और अनोखी है। इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया नाम के बेहद सूक्ष्म जीवों का घर है। ये बैक्टीरिया एक चिपचिपे पदार्थ को रिलीज करता है, जिस पर रेत और तलछट चिपककर एक पत्थर जैसी संरचना का रूप ले लेते हैं। पानी में मौजूद ये पत्थर अरबों साल पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोमेटोलाइट्स धरती पर जीवन के सबसे पहले बने रूपों में से एक हैं। ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये ऐसा अरबों सालों से करते आ रहे हैं। धरती पर मौजूद सबसे पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स का समय 3.5 अरब साल के करीब दर्ज किया गया है। लेकिन शांत से दिखने वाले इन पत्थरों ने कभी धरती पर मौजूद लगभग सारे जीवन को विलुप्त कर दिया था। इनके समूह ने धरती के एटमॉस्फेयर में एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ी थी जिससे उस वक्त मौजूद ज्यादातर प्राणियों का जीवन खत्म हो गया, और वो जहरीली गैस थी ऑक्सीजन। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है। धरती के एटमॉस्फेयर में करीबन 3 अरब साल पहले तक ऑक्सीजन का लेवल आज के जितना नहीं था। आज जितनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, उससे काफी कम ऑक्सीजन उस वक्त मौजूद थी, और धरती पर बसने वाले प्राणियों की कुदरत आज के प्राणियों से कुछ अलग थी। वे सभी ऑक्सीजन पर नहीं पलते थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त स्ट्रोमेटोलाइट्स ऑक्सीजन नहीं बना रहे थे, लेकिन उस वक्त तक धरती पर लोहे यानी आयन की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिससे मुक्त हुई ऑक्सीजन का ज्यादातर हिस्सा आयन के साथ मिलकर आयन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग में बदल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ लोहे की मात्रा कम होने लगी, ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने लगा और धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया, और उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली साबित हुई। तब धरती पर जीवन मानो खत्म सा हो गया था। लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन होता है, और तब भी वैसा ही हुआ। धरती पर कुछ अनोखे जीव ऐसे बच गए जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव कर गए, और तभी से जीवन की एक ऐसी शाख पैदा हुई जिसका आधार ऑक्सीजन बनी। धरती पर ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं।
ऑक्सीजन पर पलकर ही धरती के इतिहास में बेहद अनोखे और अद्भुत जीव पैदा हुए, जिसमें लाखों साल पुराने 2 फीट तक के कीड़े, 100 फीट लंबे डायनासोर्स और 90 फीट बड़ी ब्लू व्हेल तक शामिल है। अरबों साल पहले आए एक बदलाव ने धरती की कुदरत को बदल कर रख दिया और धरती पर जीवन एक नए सिरे से पनपा। जीवन की जो कहानी आज हमने सुनी वो हमारे सफर का एक बेहद छोटा हिस्सा थी। हमसे लगातार सवाल पूछते हमारे जिज्ञासु दिमाग में अभी कई प्रश्न और हैं जिनके नए सफर हमें आगे भी तय करने हैं। सोचिए कैसा होता अगर धरती पर ऑक्सीजन की जगह किसी दूसरी गैस पर जीवन पल रहा होता। क्या वो जीव हमारे जैसे होते? और यदि जीवन बेजान चीजों के मिलने से बना है तो ब्रह्मांड के दूसरे कोनों में वो किस रूप में होगा?